भाई साहब छोटे दादा और बड़े दादा के लिए राम और लक्ष्मण की तुलना में भरत बाहुबली के ज्यादा महत्व देते हैं। दोनों ही बहुत सी रामी की थे और दादा ने भरत के अंतर्गल में अपनी भावनाएं भी व्यक्त की है। अच्छी बात है। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 10:30 बज गए हैं। अब मैं कुछ सुनाऊं तो आप कितना तैयार हैं? आध घंटा बोलूं? बोलो क्या बोलते हो? विपिन जी, बबलू बताओ मुझे। हाँ हाँ। श्रोता तो अब बचे हैं। अच्छा, हाँ, जो 10:30 बजे तक बैठे हैं सब असली श्रोता है, तो अब कितनी देर बोलना है बोलो। मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो फिर आप मेरे चले जाने के बाद आपको कभी नहीं मिलेंगी, किसी से नहीं मिलेंगी। ऐसी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम तो बचपन से ही एक साथ ही रहे, खाला खाए, खेले खाए, जो भी हुआ है, समझ में ना। वो बातें बहुत हैं। 2-3 घटनाएं मैं आपको ऐसी सुनाना चाहता हूँ जो हमारे जीवन के मोड़ से बहुत गहराई से संबंधित हैं। हम जैसे कि पढ़ने गए तो हमारी माँ बहुत बीमार थी। अब घर पे उनको छोड़ के जाना, तो पिताजी को अकेले छोड़ के जाना तो बहुत कठिन काम था। हमारे बहनोई जो थे वो बार बार कहते थे कि 2 भाइयों को मत भेजो, एक को भेजो पढ़ने के लिए और एक को रोक लो। और इसमें ये फिर तय हुआ कि मुझे भेजें और बड़े दादा को रोक लें। तो बड़े दादा ने जब ये बात सुनी, उनने सुनाई है कई दफ़े आप लोगों को, लेकिन अब कौन है उनकी बात बताने वाला। तो एकदम उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ये मुझे अभी पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे क्या। तो उन्हें बहुत अंदर से उनके बहुत दुखी हो गए। ज़्यादा विरोध करने की तो उनकी आदत नहीं थी, लेकिन वे अंदर से बहुत दुखी हो गए। और फिर भी जो हुआ कि मुझे 2 महीने पहले भेज दी। उस साल की बातें हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, और जब वो हिंदू मुस्लिम बहुत दंगे थे, तो वहाँ से 2-3 महीना तो हम घर पे ही, जैसे अभी कोरोना में फंसे रहे, ऐसे फंसे रहे थे। फिर 2-3 महीने बाद जाने का नंबर आया तो मैं अकेला गया। तो 2-3 महीने तक वहाँ सब पढ़ाई हुई। तो 6 महीना में तो लघुसिद्धांत कौमुदी सब हो जाती है और सब पढ़ाई हो जाती है। हम उस वक्त लघुसिद्धांत कौमुदी पढ़ते थे, न्यायदीप का पढ़ते थे, परीक्षा मुख पढ़ते थे। अरे मैं करीब 10-11 वर्ष का था। सन 47 की बात है ना, तो मैं 35 का जन्म है, तो 12 वर्ष का समझ लो। तो फिर वहाँ पर जब दादा को पिताजी ने कहा कि हमारी जो कुछ होगा हो जाएगा, हम भोगेंगे, लेकिन भैया तुम तो चले जाओ। तो बड़े दादा को भी दिवाली के बाद वहाँ पहुँचे। तो वो भर्ती नहीं करें पंडित जी, वो ये कहें कि हमारा तो कोर्स पूरा ही हो गया लगभग, अब ऐसी स्थिति में हमें आप क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो हमें नहीं, अब आना अगली साल आना तो सोचेंगे। तो हमने अपने गुरु जी को, जो मक्खनलाल जी को, ये आश्वासन दिया कि ये फेल नहीं होंगे और आपको पढ़ाने की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे आपस में। फिर दादा बोले हम आपस में दोनों जने कर लेंगे। और मैंने सब उनको जो हमने पढ़ा था 3-4 महीने में सब पूरा पढ़ाया, और फिर भी हम सब पास हुए अच्छे नंबरों से। मतलब अब आप समझ लीजिए कि मैंने बोला एक किताब रखते थे, एक ही किताब में दोनों पढ़ते थे, दोनों लिखते थे, 24 घंटा एक साथ
आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। खाना पीना उठना बैठना सब एक साथ एक काम करते थे। फिर यार अभी मैं इसमें पढ़ाई की, एक दफ़े हम विद्यालय में जरा मैं तेज नेचर का था ना, तो किसी बात पर कुछ झगड़ा मगड़ा कुछ हुआ होगा, तो पंडित जी ने मुझे 2 बेंत की सजा दी कि ये 2 बेंत ऐसे मारेंगे वो हाथ पे, तो ये 2 बेंत से एक बर्दाश्त करें। तो मैंने कहा मैं नहीं स्वीकार करूँगा। अब झगड़ा बहुत हो गया, फिर हम निकाल देंगे, तुम्हें जो कुछ करना हो करो। बड़े दादा ने बहुत समझाया उन्हें कि आपको 2 बेंत मारने थे तो ऐसे मार देते ना, तो वो क्या करता। अब तुम उससे कहो कि तुम स्वीकार करो, तो वो स्वीकार करने वाला तो है नहीं। तो उन्होंने हमने निकालने का नक्की कर लिया। तो हमने राजा खेड़ा में पत्रव्यवहार करके और उनसे एक नक्की किया कि हम यहाँ से वहाँ आ जाएंगे, और हमको न्यायाधीश करना था। तो न्यायाधीश करने के लिए पढ़ाई आप पढ़ा देंगे कि नहीं, ये सब तय किया। न्यायाधीश का जो फार्म भरे जाते थे वो भरे जा चुके थे, और उसमें अध्यापक के साइन होते थे। तो हमारे उस फार्म पर हमारे गुरुजी साइन नहीं कर रहे थे कि तुम जब तक हमारी बात नहीं मानोगे तब तक हम तुम्हारे फार्म पर साइन नहीं करेंगे। तो हमने वो राजा खेड़ा के वाले गुरुजी से तय कर लिया, और राजा खेड़ा वाले गुरुजी के साइन उस फार्म पे हमने कर दिए, और फिर हम वहाँ चले गए। वहाँ चले गए, बड़े दादा भी साथ में गए, जैसा तो है ही नहीं मैं तो कभी मैं जाऊँगा और बड़े दादा नहीं जाएंगे, तो हम साथ में ही चले गए। तो उनने देखा कि उन्होंने कहा तुमने हमारा तो साइन किए नहीं, साइन तो उन गुरुजी के होंगे, तो हम तुम्हें पढ़ाएं क्या फ़ायदा। हमने कहा साहब हमने आपके साइन किए हैं। तो कैसे किए, हमने तो किए नहीं, कि साहब हमने किए हैं। तो क्या आप कैसे कर सकते हो। तो जब वो हमारे वो आए ना फार्म रोल नंबर, तो रोल नंबर की सीट में वो साइन आते हैं। तो उनने देखा तो देख के दंग रह गए कि ये ऐसे साइन इतने हम भी नहीं पहचान सकते कि ये हमारे साइन नहीं है। और फिर हमने परीक्षाएं दी गए, मैंने इस तरह पढ़ाई में हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। मतलब इस तरह से हमारा एकदम नज़दीक साथ साथ रहा। अब पढ़ाई के बाद हम अपने गांव में पहुंच चले गए। तो हमारा गांव तो छोटा सा गांव था, आपने देखा आज भी कैसी हालत है उसकी। उस वक्त ना डाक खाना था, ना स्कूल था, ना पुलिस का थाना था, ना बस आती थी, कुछ नहीं था। तो हम गर्मियों के लिए 2 महीने के लिए जैन मित्र अखबार मंगा लेते थे। 8 आना लगते थे, 2 आना का 1 अंक, 8 आना भरते थे और 2 महीने के लिए ग्राहक बन जाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें आवश्यकताएं निकलती हैं, और उस आवश्यकताओं को देखकर हम नौकरी तलाशेंगे। विपिन जी अब ये बातें आपको कौन बताएगा। तो भीलवाड़ा की एक आवश्यकता निकली पीयूष, उसमें लिखा था कि हमारे मिडिल स्कूल में जैन धर्म पढ़ाने के लिए एक विद्वान की आवश्यकता है, और वो शाम को प्रवचन करे, ऐसा विद्वान की हमें ज़रूरत है, और वो जो विद्वान आना चाहे तो अपनी भेजा। तो हमने फटाफट वहाँ अपनी एप्लीकेशन भेज दी। ये अजमेरा परिवार है ना, इसके सबसे बुजुर्ग विद्वान थे कस्तूरचंद अजमेरा। इनके भी मतलब हीरालाल जी थे ना जिनने किया था, उनके भी दादा मतलब बहुत पुराने। तो उनने लिखा क्या आप पढ़ा सकते हैं 8वीं क्लास को, शाम को प्रवचन कर सकते हैं, और क्या तनख्वाह लेंगे। ऐसा पोस्ट कार्ड उन्होंने कहा हमारे पास आया। तो हम उस पोस्ट कार्ड के सहारे भीलवाड़ा के कौन जाए, हम लोगों को किसकी नियुक्ति हुई, कौन को पत्र आया है, कुछ नहीं। तो ये नक्की हुआ कि मैं जाऊंगा। तो बड़े दादा की शादी हो गई थी, बड़े भाई घर थी, बड़े दादा घर रहे, और मैं था, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं गया। निकला तो हमको ये पता नहीं था ये भीलवाड़ा इधर है कि इधर, और लोग कहते भीलों का देश है। तो भील ऐसा आदमी को कच्चा खा जाते हैं, ऐसा गांव में वातावरण था।
तो हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे तो हमने टिकट ले लिया झांसी का, क्योंकि झांसी पे तलाशेंगे कि कहाँ जाना है किस रास्ते पे। तो बाद में किसी ने बताया कि वो तो बीना तरफ है। तो वो टिकट वापस किया और फिर बीना का टिकट खरीदा। मैंने इतना पता नहीं था कि हमको इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। फिर बीना तक पहुँचे, फिर वहाँ तलाशा तो किसी ने बताया कि तुम कोटा जाओ, कोटा गाड़ी से, फिर कोटा में तलाशना। मैं कोटा गया, फिर कोटा में किसी ने मुझे बताया कि आप बस से यहाँ से बूंदी जाओ, बूंदी से देवली जाओ, देवली से नसीराबाद जाओ, नसीराबाद से फिर आपको ट्रेन मिलेगी इतने बसों से, तो वहाँ जाना। 3 दिन में मैं वहाँ पहुँचा। सुबह 5 बजे वहाँ पहुँचा, वो सेठ जी सो रहे थे। 4 बजे उनके घर पहुँच गया तो उन्होंने कहा अच्छा अपन जी तो भाई सो जाओ सो जाओ। तो हम सो गए। आध घंटे बाद उठे पे सेठ जी और सामायिक कहने को, पंडित जी सामायिक नहीं करेगा। मैं तो 3 दिन का जगह था, उस पर रिजर्वेशन तो होते नहीं थे, समझे ना। तो मैं सो रहा था, अब मैं बोल कि सामायिक नहीं करोगे। मैं कहा करेंगे। उठ के सामायिक की। और फिर जब सुबह हुआ और उनने मुझे देखा कि ये छोकरा जिसकी मूछें भी नहीं आई हैं, ये पंडित पे आया है। बोले नहीं हम आपको नहीं रख सकते। हमने कहा देखो, बोले हमने आपको ये पूछा था कि आप पढ़ा सकते हो कि नहीं और क्या तनख्वाह ले लोगे। हमने आपको बुलाया कब है। हमने कहा ठीक है, आप जो हम पढ़ा सकते हैं और जो दे देंगे आप वो ले लेंगे बस, इसलिए हम आ गए। तो वो बोले कि नहीं आपको नहीं, हम ऐसे आपको नहीं रख दे सकते। तो मैंने कहा एक दफ़े हमें क्लास में पढ़ाने का मौका दो और प्रवचन कराओ हमारा। तो वो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं, आपको हम किराया दे देते हैं और आप वापस चले जाओ, ऐसा बोला उनने हमसे। मैंने कहा तुम हमको एक दिन पढ़ाने का मौका दो और प्रवचन सुनो हमारा, फिर तुम बिना हमको किराया नहीं देना और हम वापस चले जाएंगे, लेकिन हम ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे। तो हमारी उनकी बहुत झिकझिक हुई। तो फिर वो मालूम उनकी उम्र क्या थी, 80 वर्ष से ज़्यादा थे उस वक्त, और हम थे 16-17 वर्ष के। तो वो हमसे बोले कि अच्छा तुम चाहते हो तो आपको हम एक गांव है मऊआ, वहाँ भेज दें आपको, हम चिट्ठी लिख देंगे और वहाँ पर आपको सब कर देंगे, वो रख लेंगे आपको। हमने कहा भाई ठीक है, जहाँ तुम कहो अभी आए हैं तो जहाँ मिलेगी वहाँ चलेगी। तो उनने हमको दिया, बस में बैठा दिया और बस में जब के हम गए तो एक दीगोद गांव में उतरे, रात भर एक आदमी के यहाँ रहे। फिर सुबह उसने ऊँट पे बैठा ला, फिर नदी पार करी ऊँट पे बैठ के, फिर उस गांव में पहुँचे। क्या है ना, हमने वहाँ गांव में वो गांव भी बड़ौदा स्वामी जैसा ही था। पोस्ट ऑफिस तो था ही नहीं, लेटर बॉक्स भी नहीं था। तो हमारी चिट्ठी नहीं हमारे गांव में पहुंची, महीना भर तक तो सब रोना धोना शुरू हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ है वो, गया तो पता ही नहीं चला। ये अध्यात्म तुम सुन रहे हो, तुमने सुनाई कभी ये ऐसा सुनो, ऐसा हुआ अतुल भाई। तो फिर बड़े दादा बोले कि अब मैं उन्हें खोजने जाता हूँ, समझे ना। बड़े दादा बोले मैं खोजना जाता हूँ। तो घर से बड़े दादा निकले। हम आए थे बीना, बे आए झांसी, और झांसी से आगरा, आगरा से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से भीलवाड़ा। वो भी 2-3 दिन में पहुँचे ऐसे घूमते घूमते। और जब जाके उनने उनसे कहा कि भाई हमारा भाई यहाँ आया था आपके घर, और वो कहाँ है हमारा भाई, वो मऊआ गया, मऊआ गांव का नाम था। हमने उसे वहाँ भेज दिया। वो समझ में नहीं आई क्या बोलते हैं, उनके उच्चारण से वे राजस्थानी में बोले, बुंदेलखंडी समझ में नहीं आया। बहुत मुश्किल से समझ में आया कि वहाँ एक गांव है और वहाँ गए हैं और वो पढ़ाते हैं, अच्छे हैं, सब ठीक है। तो अब उनको कोई दूसरा पंडित मिला नहीं था। तो उन्होंने हमसे ये कहा था आपकी शादी हो गई। मैं कहा नहीं शादी तो नहीं हुई। तो बोले हमें तो पाठशाला में बाई भी चाहिए। तो हम तो ऐसे आदमी को रखेंगे कि जिसकी पत्नी पाठशाला में पढ़ाए और वो हमारा स्कूल में पढ़ाए।
अब मैंने कहा वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करें। तो बड़े दादा से बोले वो, क्या तुम हमारे यहाँ रह जाओ। अब बड़े दादा तो हमें खोजने गए थे और हमको उस जगह रखा नहीं, और बड़े दादा को उनने रखने का ऑफर किया। बड़े दादा बोले मैं पहले अपने भाई को खोजूंगा, कहाँ जाके देखूंगा, फिर बाद में देखूंगा क्या करता है। तो फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते बड़े दादा भी ऐसे ही महीना भर में हमारे पास पहुँचे। हम दोनों भाई मिले, गले मिले, रोए आपस में खूब। घर पे माता पिता रो रहे थे, क्या हुआ पता नहीं। और फिर वहाँ 2-4 दिन वो हमारे साथ रहे, और फिर लौट के आए तो वो जो भीलवाड़ा हम गए थे उस पोस्ट पे बड़े दादा रह गए। अब हमारे वहाँ प्रवचन शुरू हुए तो हम इतने लोकप्रिय हुए वो 15 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में, कि सारे एरिए में हमारा नाम प्रसिद्ध हो गया। तो वहाँ जो पारोली में मिडिल स्कूल था, तो हम एक तीरथ पे गए हुए थे, वहाँ तीरथ है चंबलेश्वर, वहाँ हमारे भाषण हुए तो जी हमें ले आए कि हम तुमको हेड मास्टर बनाते हैं। उनने हमें उसमें हेड मास्टर बना दिया, वो 15-16 वर्ष की उम्र में। फिर पर्यूषण में हम वहीं थे, तो सभ्य लोग तो एक आसन करते थे और हमें तो 2 ही टाइम खाना चाहिए। हम तो शुरू से ही ऐसे ही हैं, चाहे एक रोटी खाएं लेकिन दोनों टाइम चाहिए। तो हम शाम को खाना खाने गए संजीव, तो वो सुबह की बनी बनाई रोटी रखी थी, वो उनने हमें परोस दी। क्योंकि बेलर लोग तो सबका एक आसन था, पंडित जी कोई बनानी थी, तो मेरे को पसंद नहीं आया कि ये नहीं हमको ही। तो मैंने कहा मैं तो चलाऊँगा। तो मैंने कहा मैं तो जाता हूँ भीलवाड़ा, भाई साहब हैं, भाभी हैं वहाँ, तो मैं वहाँ पर्यूषण करूँगा। और मैं एक दिन में वहाँ से चला आया भीलवाड़ा। भीलवाड़ा भाई साहब के साथ रहा, वहाँ मैं प्रवचन करता मंदिर में पर्यूषण में। और वहाँ मैं कभी कभी सुनाता हूँ ना वो झगड़ा, मैं समझा रहा था ज्ञान समान नान जगत का सुख का कारण, वो गोरीलाल अजमेरा से झगड़ा हुआ। यानी उनकी फिर जगह वे मेरे से बोले आप यहाँ आ जाओ। अब प्रवचन बढ़िया लगा तो वे कहने लगे अब आ जाओ। तुम जब हम तुम्हारे यहाँ आए थे तो तुमने हमें एक प्रवचन भी करने का मौका नहीं दिया, क्लास भी लेने का मौका नहीं दिया, और आज तुम कहते हो हम अपने भाई की नौकरी पर ही हम आ जाएं तो तुम उन्हें हटा दोगे। कैसी बात करते हो तुम हमसे? क्या इस तरह हम उनकी नौकरी, हम चले गए। फिर आगे हम छोड़ छाड़ के दोनों भाई आ गए वहाँ से। तो हम बमीना में थे ना, तो बमीना में बड़े दादा एक शादी में गए थे, तो हम उस वक्त उस हालत में थे कि मैंने बाल मुड़वा दिए थे, जूते छोड़ दिए थे, नमक चीनी सब छोड़ दी थी खाने में, और बिल्कुल ऐसे। और वो किरमबद पर आएगी श्रद्धा हो गई थी, तो जिस दरबार ने जो देखा होगा उस हालत में थे बड़े दादा भी और हम भी। एक शादी में गए बड़े दादा, तो वहाँ से अशोक नगर वाले वहाँ आए हुए थे, उनका प्रवचन सुना तो वे पीछे पड़ गए कि आप अशोक नगर चलो हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा हम तो देनी हवा करके घर जाकर हम बात करेंगे, देखेंगे क्या करते। फिर वे बमीना आए और फिर बोले कि मैं तो नहीं जाता हूँ, हुकुमचंद तुम चले जाओ। तो हमको भेजा वहाँ ऐसे। यानी उनको आई सर्विस तो उन्हें हमें भेज दिया, हमारी आई तो उन्हें भेज दिया, उन्हें भेजे तो यहाँ से चल दिए वहाँ चल दिए। ऐसे जीवन हमारा था। रोटी उनको परसी की, खा हमने ली, ऐसे ही चलता था। फिर वो अशोक नगर में हम आए तो दुकान बंद करके अशोक नगर आ गए। खाली बैठे थे तो ऐसे ही कोटा गए, तो वहाँ कोटा में बचा के कोटा वालों ने उन्हें रख लिया, तो वे कोटा में रह गए, हम अशोक नगर में थे। फिर गुरुदेव आए चांदखेड़ी, और हमने देखो इसी झगड़े में वो पूजा लिख ली थी, और गुरुदेव को पूजन भेंट की, तो उनने हमें सोनगढ़ आने का निमंत्रण दिया। तो हमने सोनगढ़ जाने का नक्की किया, तो दादा बोले हम भी चलेंगे। वे कोटा में थे और हम अशोक नगर में थे। तो कोटा वालों ने कह दिया कि हम तुमको सोनगढ़ जाने के लिए छुट्टी नहीं देंगे।
और कहीं को जाना हो तो महीने भर की दे देंगे, सोनगढ़ जाने के लिए तुमको हम 1 दिन की भी छुट्टी नहीं देंगे। तो बोले नहीं हम तो जाएंगे, मुझे इस्तीफा दे के, मतलब आप समझ लो। और बहुत हमारे पास ऐसा नहीं था, पैसा बिल्कुल ही नहीं था, हम आपसे क्या बताएं। फिर भी उनने नौकरी छोड़ दी कि तुम हमको वहाँ नहीं जाने दोगे तो हम नौकरी नहीं। और हमारे साथ हम कोटा ही होकर के गए थे सोनगढ़, अशोकनगर से कोटा, कोटा से फिर सूरत, सूरत से ऐसे निकल के गए थे। तो वो हमारे साथ सोनगढ़ चले गए नौकरी छोड़ के। अब लौट के आए तो पर्यूषण में 1 साल पहले हम खुरई गए थे, तो हमने कहा तुम खुरई चले जाओ। तो वे खुरई गए, तो खुरई बार वहाँ प्रवचन किए उनने, तो उनने वहाँ सर्विस में रख लिया। सोनगढ़ वालों ने बहुत कहा कि हम, उन्हें मालूम पड़ा कि ये नौकरी छोड़ के आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ चलो तलोन में रह जाओ, यहाँ रह जाओ। हमने कहा हम यहाँ गुजरात में नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे भरोसे नहीं आए हैं, तुम पे बोझा बन के नहीं आए हैं कि हम तुम्हारे यहाँ आए तो तुम हमारी फिक्र करो, और हम तो वहीं देख लेंगे कहीं। तो फिर वो वहाँ रह गए खुरई, यानी उनको मिला, हम आ गए, हमारे मिला उन्हें। कैसे कैसी कल्पना तुम आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़े दादा शांति से रहते, तो नेचर तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो जहाँ भी वे प्रवचन करते थे तो महीना 2 महीना तो बहुत बढ़िया चलता था, और बाद में फिर किसी से झगड़ा हो जाता था, और झगड़ा हो जाता तो वो समाज से उन्हें वो नौकरी छूट जाती थी। 2-4 जगह ऐसा हो गया था। मेरा ऐसा था कि मैं जहाँ गया फिर मेरे छूटने का कोई काम ही नहीं है। जब मैं पारोली गया था ना, तो उनने कहा कि आप यहाँ काहे को आए हो, लोगों ने, क्यों कि इस पोस्ट पे 4 साल में 22 हेड मास्टर आए वो चले गए, तुम 23 में हो, कितने दिन रहोगे। ये मंत्री बहुत खतरनाक है, ये रहने नहीं देता किसी को। अच्छा, मैंने कहा ऐसा है कि हाँ। मैं कहा हमारे पिताजी एक कहानी सुनाते थे, क्या कि एक आदमी जो पुराने ज़माने में होता था, औरतें करते थे बार बार, तो वो जो एक औरत थी वो आदमी को करती थी, तो वो आदमी 4 साल 6 महीने में मर जाता था। तो ये जब उसने 7वां पति किया तो लोगों ने कहा कि 6 पगड़ियाँ टंगी हैं उसके घर में, तुम उससे शादी कर दे, मत करो। तो उसने कहा कि अब पगड़ी नहीं टंगी रहेगी, अब की बार लांगा टंगा रहेगा। समझ में आया? ये फिर कहानियाँ आपकी समझ में आती कि नहीं आती, क्या कह रहे हैं? माने अब की बार हम नहीं मरेंगे, मरेगी तो वो मरेगी। तो हम तो बोले हैं कि यदि अब 22 हेड मास्टर निकले, लेकिन अब की बार मंत्री निकलेगा, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। और सचमुच ऐसा हुआ कि हम वहाँ 1-1.5 साल रहे, सारी समाज मंत्री से इस्तीफा मांगने लग गई। तो हमारा तो ऐसा था कि हम जहाँ जाते थे फिर हमें कोई वो निकाल देवे, ऐसा उसके बस की बात नहीं रहती थी, क्योंकि हमारी समाज में ऐसी पकड़ हो जाती थी कि वो समाज क्या है हमारे साथ हो जाती थी। और बड़े दादा को 2 महीना में छुट्टी कर देते थे। तो जब विदिशा में हम गए थे तो वहाँ पर बड़े दादा की हम सर्विस की हमने तय किया, तो भाग्य से स्कूल में सर्विस लग गई। तो हमने बड़े दादा से कहा कि अब तुम यहाँ प्रवचन मत करना, क्योंकि प्रवचन में झगड़ा होता है सोनगढ़ की वजह से, और झगड़ा होगा तो तुझे सब विरोध में हो जाएंगे, तो तुम्हें स्कूल से भी निकाल देंगे। तो तुम प्रवचन मत करना, शांति से रहना है तो तुम स्कूल पढ़ाओ और अपने घर पे शांति से रहो। लेकिन समाज तो मानी नहीं, फिर वहाँ प्रवचन भी शुरू हो गए। तो इस तरीके से मैंने हमने कैसे कैसे एक और फिर हमको एक साथ रहना था। तो जब ये भीलवाड़ा में वहाँ जम गए, हमें अशोकनगर छोड़ के इंदौर गए, तो इंदौर में बुलाया हमने, से छोड़ छाड़ के इंदौर आ गए। फिर इंदौर में नहीं जमे तो लौट के भीलवाड़ा गए, वहाँ गए, क्या नाम, विदिशा। फिर हम जयपुर आ गए,
जयपुर। ऐसे करते करते जब जयपुर में दोनों इकट्ठे हो गए तो फिर सारी जिंदगी, आज 53 वर्ष हमें हो गए और 40 वर्ष कम से कम दादा को हो गए थे, जयपुर में रहे। तो इस तरह हम तो कल के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है और साथ में रहने के लिए गवर्नमेंट की सर्विस भी छोड़ दी कि एक साथ रहेंगे, एक गांव में रहेंगे। और एक गांव में रह गए तो फिर हमने कहीं जाने की सोची नहीं। मेरे कहने का मतलब हम कितनी गहराई से आपस में जुड़े थे इसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हो। भरत बाहुबली का हमने लिखा है तो हमको ये बहुत बर्दाश्त के बाहर था कि ये दो मोक्षगामी जीव, इतना महापवित्र जीव, और इनकी ये दुर्दशा करते हैं, ऐसे लड़े, ऐसा करे, ये करे, ये करे, ये करे। हमें उन दोनों में कितना प्रेम था, कितना वात्सल्य भाव था। कहानी वैसी की वैसी रहे और मामला पलट जाए। अभी गोधा ने बताया ना कि भरत बाहुबली कहो राम लक्ष्मण मत कहो, लोगों की समझ में नहीं आया होगा। गोधा तुमने समझा नहीं पाई अपनी बात पूरी, क्यों? इतना तो कहा था कि दोनों मोक्षगामी हैं, लेकिन वे दोनों एक नरकगामी हैं, एक मोक्षगामी हैं। तो कौन नरकगामी कौन होगा? तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है। तो ऐसा जो लोग कहते थे तो वो तो समझते हमने बहुत प्रशंसा करी, लेकिन हमको वो अच्छा नहीं लगता था। वो लोग नहीं समझ सकते थे उस बात को कि क्या, तो उनकी कहानी क्या है, कैसे बनना है, क्या बनना है। तो बहुत मतलब ये है कि हमारी ऐसी स्थिति थी कि यदि घर वालों को पसंद नहीं है कि हम दोनों भाई एक साथ रहें, प्रेम से रहें, दुकान पे भी बैठते थे तो लेटरिन भी साथ में दोनों जने लोटा लेके जंगल में जाते थे। पिताजी कहते थे कि दोनों साथ मत जाओ, एक पहले जाओ एक बाद में जाओ। ग्राहक वापस चले जाते हैं कि चले जान दो। क्या नहाने को साथ में, तालाब में जाना और ये सब एक साथ साथ है ना। तो हमको तो ऐसे भाई पसंद हैं। और भरत बाहुबली जो दोनों मोक्ष गए उसी भव से, उनको कैसा भाई बना दिया था। अब उसको उस दृष्टि से जब कोई देखेंगे, पढ़ेंगे और कुछ निकलने का समय आएगा तब वो लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमने क्या किया है, क्या काम किया है। और शास्त्र की मर्यादा के बाद वो पारोली में जो थे, जब थे ना दादा भीलवाड़ा में थे, तब हमने वो पश्चाताप लिखा था। यानी कहानी बहुत है। अब क्या सुनाने, 2-4 सुनाने से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि भाई ये क्या मामला है। जब ये देखो, जब मैंने बताया था ना सुबह तुमको कि ऑफिस में हमारे बाबू चाचा हैं ना अध्यक्ष महोदय, तो उनने हमारा ऑफिस बहुत बढ़िया बनाया, डबल वो स्पेस रख करके। और ये पीयूष ने तो मेरे से कहा था कि दादा आपके लायक ऑफिस तो अब बना है, सारी जिंदगी आप 8x8 में बैठे रहे, अब बना है आपके लायक ऑफिस। तो बड़े दादा आगे बैठते, हम बैठते थे, तो ऑफिस बढ़िया बनाया। और अब बड़े दादा चले गए तो हमको तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं होता। वो बड़े दादा की खाली कुर्सी दिखती है। अब देखो कैसी बात कि उसके बाद सहजता, उससे सहजता ही शुरू हो गई। ये अपना भरत बाहुबली शुरू हो गया। मतलब हमारे चित्त में वो जो भाइयों का प्रेम है, अब भाई तो रहा नहीं था प्रेम करने के लिए, क्या करें। तो हमने वही सब चीज़ें उसमें लिखी हैं। शायद पीयूष ने अपनी समीक्षा में भी ये लिखा है कि ये उनकी कहानी है कि इनकी कहानी है। इन्हें अपनी कहानी लिखी है कि उनकी कहानी लिखी है भरत बाहुबली की। तो मेरे कहने का है, अभी समय बहुत हो गया है, थोड़ा नमूना मैंने आपको बताया है। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ और
मैं इसलिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं कहना चाहता हूँ, इतने से आप अंदाज समझ लो। फिर कभी मेरे को भाव आएगा तो फिर आपको और बहुत बातें बताऊँगा। बस मैं इतनी बात कह के ही अपनी बात